हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कल वीडियो नहीं आया था, मैं अपलोड नहीं कर पाई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके सूरदास का जो अंतिम पद है उसकी व्याख्या। इसके बीच में एक दूसरा पद था, वो मैंने छोड़ दिया था, वो भी आज अपन देख लेंगे। फिर सूरदास का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, और मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, अपन जो पढ़ रहे हैं वो बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र आदिकालीन व भक्तिकालीन काव्य का सूरदास के जो पद हैं उनकी व्याख्या अपन देख रहे हैं। देखिए, एक बार पद को पढ़ते हैं। लखियत कालिंदी अतिकारी कहियो पथिक जाय हरि सो जो भई विरह जुर जारी मनोपलिका पे परी धरनी दसी तर तलप तनु भारी तट बारू उपचार चूर मनो श्वेत प्रभा पनारी विगलित कचकूस कास पुलीन मनो पंकजु कजल सारी भ्रमर मनोमति भ्रमत चहु दिसी फिरती है अंग दुखारी निसी दिन चकई ब्याज बकत मुख किन मानहु अनुहारी सूरदास प्रभु जो जमुना गति सो गति भई हमारी। ये पद है। इसमें क्या है? गोपियों की जो विरह व्यथा है उसी का वर्णन किया गया है, और गोपियों ने यहाँ पर विरह रूपी संदेश को व्यक्त किया है। प्रसंग की बात करें तो, या फिर कठिन शब्दों की अपन बात करें, कालिंदी यहाँ पे आई है, यमुना नदी। कहियो पथिक, पथिक आया है उद्धव के लिए, पथिक उद्धव के लिए आया है। जाय हरिसो कहो विरह जुर जारी। विरह जुर जारी का मतलब है विरह रूपी जवर में जलना। पलिका का मतलब है पलंग। परी धरनी, धरनी का मतलब होता है धरती। तलपू तन भारी। तर तलब का मतलब है यहाँ पे तरंग रूपी तड़पन या धड़कन। तनु है शरीर। तट बारू, तट का मतलब किनारे पे, बारू उपचार चूर मानो। उपचार चूर मतलब उपचार का जो चूर्ण होता है, दवा का जो चूर्ण होता है वो। पनारी का मतलब होता है धारा, प्रवाह है। विगलित कस कुस कास पुलिन मनु, तो कच्च होती है केश बाल। कुस कास का मतलब होता है घास होती है, जो ये तालाब हैं, समुद्र है, इनके किनारे पर घास उगती है, उसको बोलते हैं कुसकास। पुलीन का मतलब होता है तट। पंक जो कजल सारी, पंक का मतलब होता है कीचड़। ब्याज बहाना अनुहारी व्यथित निवेदन। देखिए दोस्तों, इसमें गोपियों ने अपने विरह का संदेश दिया है। विरह के अंतर्गत उन गोपियों की कैसी मनस्थिति हो गई है उसका यहाँ पे बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया है। तो अपन देखते हैं, इसमें सबसे पहले प्रसंग की बात करते हैं। तो प्रसंग है, प्रस्तुत अवतरण महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर सार से संकलित है। इसमें गोपियों की विरह दशा का वर्णन यमुना के माध्यम से किया गया है। जो यमुना नदी है उसके माध्यम से यहाँ गोपियों का विरह वर्णन किया गया है। देखिए, गोपियाँ किसी पथिक अथवा उद्धव से कहती हैं, लखियत कलिंदी अतिकारी, कि हे उद्धव, हे पथिक, तुम देखिए यमुना नदी काली दिखाई दे रही है। अर्थात कहियो पथिक जाके कहना, जाय हरि सो श्री कृष्ण से ज्यों बही विरह जुर जारी, मानो वह विरह रूपी ज्वाला से काली हो गई है। देखिए, गोपियाँ किसी पथिक या उद्धव से कहती हैं कि देखिए यमुना नदी जो है अत्यंत काली दिखाई दे रही है। अर्थात हे पथिक, तुम श्री कृष्ण के पास जाकर कह देना कि यमुना नदी तुम्हारे विरह के कारण
विरह रूपी ज्वाला में जलते जलते ताप की वजह से वो काली हो गई है। अर्थात जिस प्रकार अग्नि जलती है तो उस अग्नि से धुआं निकलता है, तो जो कालिमा है वो फैलती है ऊपर, मतलब काला हो जाता है वहाँ का वातावरण। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि यमुना नदी काली क्यों पड़ी है, उसका उदाहरण देकर यहाँ पर समझाया गया है। मनोपलिका पे धरनी धसी तर तलुप तनु भारी। मानो पलिका पलंग पे, धरनी पलंग से नीचे गिर गई है, धरती के ऊपर धसी धस गई है, तर तलप तनु भारी। ऐसा लग रहा है मानो यमुना नदी धरती रूपी पलंग से नीचे गिर के दस्ती हुई अपनी लहरों रूपी तड़पन से अपनी व्यतीत शरीर वाली हो रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मानो यमुना नदी धरती रूपी पलंग बताया धरती का, धरती रूपी पलंग से नीचे गिर के, धरती नीचे गिर के वो जो लहरें हैं उनके माध्यम से अपनी जो व्यथा है उसको व्यक्त कर रही है। लहरें उठ रही हैं फिर शांत हो रही हैं, उठ रही हैं शांत हो रही हैं। तो यमुना नदी और इस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो पलंग रूपी धरती से नीचे गिर के लहरों के रूप में अपनी जो व्यथा है उसको व्यक्त कर रही है, और व्यतीत तनु भारी, व्यतीत शरीर वाली वो हो रही है। अर्थात उसके शरीर में जो लहरें रूपी तड़पन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तट के किनारे पर उसकी जो बालू रेत है वो फैली हुई है, उपचार चूर मानो श्वेत। अभी यहाँ पे बताया गया है कि जो व्यक्ति बीमार हो जाता है वो उस व्यक्ति को जैसे औषधि दी जाती है, औषधि का चूर्ण दिया जाता है, ठीक वैसे ही यहाँ पे मतलब जो यमुना नदी है वो विरह रूपी ज्वाला में जल रही है और लहरों के माध्यम से अपनी व्यथा को व्यक्त कर रही है। यहाँ पर जिस प्रकार एक बीमार व्यक्ति को चूर्ण दिया जाता है, यहाँ पर यमुना नदी के किनारे पे जो फैली हुई है, बालू फैली हुई है, वह ऐसा लग रहा है मानो उसकी यमुना नदी की तड़पन को दूर करने के लिए उससे औषधियों का चूर्ण दिया जा रहा है। अर्थात ऐसा लग रहा है कि उसके विरह का उपचार करने के लिए मानो तटवर्ती औषधियों का चूर्ण दिया जा रहा है। और श्वेत प्रभाव नारी, और जो उसका जल प्रवाह है रूपी पसीने की धारा से उसका शरीर बह रहा है। अर्थात जिस प्रकार व्यक्ति को औषधि दी जाती है तो उसके शरीर से पसीना निकलता है, उसकी बुखार कम होती है, ठीक वैसे ही यहाँ पे जो जल प्रवाह है उसको पसीने के रूप में बताया गया है। नदी के किनारे पर जो बालू रेत है उसको औषधि के चूर्ण के रूप में बताया गया है, जो धरती है उसको पलंग के रूप में बताया है, लहरों को उनकी तड़पन के रूप में यहाँ पर व्यक्त किया गया है। आगे देखिए ये बीच में बता दूं, ये जो पैराग्राफ है, ये सॉरी पद है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना इसका। विगलित कच्छ कुछ कास पुलिन मानो, मैंने आपको अभी बताया था कुछ कास मतलब होती है इनके नदी नालों के किनारों के ऊपर या समुद्र के किनारे पर जो घास उगी हुई होती है उसे कहते हैं। अब उन घास जो हैं वो नायिका के बालों के समान लग रहे हैं। यहाँ पर यमुना नदी को नायिका के समान बताया है, तो जो कुछ कास है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो वो उसके बाल हैं। और वहाँ पर कीचड़ फैला हुआ है पानी के पास में, तो वो ऐसा लग रहा है कि वो उसका काजल बिखरा हुआ है, जिसके अंतर्गत जो साड़ी है वो उसकी मेली पड़ गई है। देखिए बता रही हूँ मैं आपको। विगलित कच्च कुछ कास पुलिन मनो पंख चूक गजल सारी, नायिका कह रही हैं कि तट पर उगे हुए विगलित कुछ कुछ कास मानो उसके बिखरे हुए बाल हैं, पंख कीचड़ जो कजल सारी, और वहां पर फैला हुआ कीचड़ मानो उसका काजल है, जिसके अंतर्गत उसकी जल रूपी राशि जो जल रूपी साड़ी है वो उस कीचड़ के अंतर्गत मैली हो गई है। भ्रमर मनोमति भ्रमत चौदिसी फिरती है अंग दुखारी। आगे देखिए उसमें कि अब वहाँ पे है जो भंवरे हैं वो मंडरा रहे हैं, तो उन भंवरों को बुद्धि का प्रतीक बताया गया है। भ्रमर मनोमति, मति का मतलब होता है बुद्धि, भ्रमत, कि वहाँ पर जो भ्रमर हैं वो चारे रूप से भंवरे हैं वो मंडरा रहे हैं और अपनी व्यथित बुद्धि को चारों तरफ घुमा रहे हैं। अर्थात विरह रूपी ज्वर से उनकी जो बुद्धि है वो भ्रमित हो गई है।
और व्यथित अंगों के रूप में वो इधर उधर भटक रही है। निसी दिन चकई ब्याज बखत मुख किन्हु मानु अनुहारी। निसी दिन का मतलब होता है रात दिन, चक्रवर्ती ब्याज, सूरदास प्रभु जो जमुना गति सो गति भई हमारी। आगे कह रही है कि गोपियां कह रही हैं ये रात दिन चकवी के बहाने मुख से कुछ अनगल बातें करती रहता है। जो भंवरा है वो चकवी के बहाने रात दिन जो है वो इधर उधर की बातें करता रहता है। मानो ऐसा लग रहा है कि वो अपने प्रेम को व्यक्त कर रहा है, अर्थात प्रियतम से मानो वो अनुनय विनय कर रहा है। सूरदास आगे कह रहे हैं, गोपियां कहती हैं कि हे प्रभु, जो कुदशा यमुना की है, जो बुरी अवस्था इस वक्त यमुना नदी की है, वह उससे हमारी जो विरह वेदना है उससे भी हमारी वही दशा बन रही है। अर्थात हम गोपियां अत्यधिक विरह वेदना से व्यथित हैं। दोस्तों इसके अंदर यमुना नदी है। यमुना नदी के किनारे के ऊपर जो है वो घास फैली हुई है, बालू रेत है, कीचड़ भी है वहाँ पे, और भंवरे भी हैं वहाँ पे कमल के पुष्पों के ऊपर। तो सभी के माध्यम से यहाँ पर गोपियों ने अपनी व्यथा को व्यक्त किया है। क्या क्या है देखिए, धरती नायिका बता दिया, किसको? यमुना नदी को नायिका बता दिया जो पलंग पर सोती है। अब पलंग धरती रूपी पलंग से नीचे गिर गई है, लहरें उठ रही हैं उसमें। तो लहरों के रूप में ऐसा लग रहा है वो व्यथा अपनी जो वेदना है उसको उद्घाटित कर रही है, व्यक्त कर रही है। वहाँ पर जो कीचड़ है उसको काजल के समान बता दिया, जिससे उनकी जो साड़ी है, अब साड़ी किसकी? जल राशि रूपी जो साड़ी है ना, वो मेली कुचेली पड़ गई है। और किनारे के ऊपर जो बालू फैली हुई थी उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसको औषधि का चूर्ण दिया जा रहा है। जैसे किसी बीमार व्यक्ति को औषधि का चूर्ण दिया जाता है, ठीक वैसे ही यहाँ पे यमुना नदी की दशा हो रही थी। और जो घास फूस है उसको बालों की संज्ञा दी है। और तो ये है, इसको एक बार फिर से आप पढ़ना, बहुत ही शानदार पद है। और इसके अंतर्गत बात करें अपन तो विरह रूपी ज्वर में शरीर का काला पड़ना, हृदय में धड़कनें बढ़ना, पलंग पर पड़े रहना, साड़ी का मलिन होना, मति भ्रम होना, ये जो अवस्थाएं हैं वो सारी की सारी अवस्थाएं विरह रूपी अवस्था में होती हैं। यहाँ पर दोस्तों इसमें रूपक अलंकार, यमुना नदी को रूपक अलंकार के रूप में व्यक्त किया है। उत्प्रेक्षा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपको ये पद बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके लिए कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको एक बात और बता दूं, मैंने सारे पद पढ़ा दिए हैं, लेकिन ये जो दूसरा पद है ये वाला, ये मैंने इसका अर्थ नहीं बताया है, ये बीच में छूट गया था, तो इसका अर्थ देखेंगे अगली बार। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।